प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। सत्यम एक जयते नान्यतम। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। विजयदशमी का यह संदेश हम सबके लिए जीवन चिंतन का अमूल्य सूत्र है। नवरात्र के पवित्र दिनों के शुरुआत के कुछ दिन पहले हमारे नैतिक मूल्यों पर आघात किया गया था। सामाजिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव के ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। शांति और समृद्धि के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बार फिर से जवाब दिया है। हमारी एकता, हमारा सौहार्द इस बात का प्रतीक है कि ऐसे तत्व अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अनेक लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रबुद्ध जनों से, यहाँ की आवाम से मेरी अपील है कि आतंकवाद के खिलाफ अब सबको एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगले महीने जब हम दीपावली का त्यौहार मनाएं, तब एक दिया सुरक्षा बलों के शहीद जवानों के साथ उनके नाम भी जलाएं, जिन्हें मानवता के दुश्मनों ने हमसे असमय छीन लिया है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को भरोसा देता हूं कि मानवता के गुनहगारों और उनके संरक्षकों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और उसके समूचे इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता हम जिम्मेदारी से दोहराते हैं। आज किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता मजबूत हो। हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति के उत्थान को जीवन का लक्ष्य मानकर हम आगे बढ़ें। यही संकल्प समाज के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाएगा। जीवन का नियम है विकास, और इसलिए मिट्टी के दिए में जलती ज्योति ऊर्ध्वगामी है। विकास को मैं चैतन्य की दशा और सामूहिक नैतिकता का मौलिक आधार मानता हूँ। एक जले हुए दीप से अनंत अनंत दिए जलाए जा सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की सामूहिक भावना जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की संपन्नता, खुशहाली और बेहतर भविष्य के हमारे स्वप्न को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं मानता हूं हमारा भविष्य वैसा ही होगा जैसा हम तय करेंगे। लंबे समय से जम्मू कश्मीर को परिवर्तन से दूर रखा गया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जहां आप स्वयं अपने रथ के सारथी बन सकते हैं। रियासी से मुझे अजय सिंह जी ने लिखा है कि चासना तहसील के बगनकोट गांव में आजादी के 75 सालों बाद भी बिजली नहीं पहुंची है और प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अजय सिंह जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल अगस्त में मैं यहाँ आया था, तब आम आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं, सड़क, बिजली, पानी, इन तीनों पर विस्तृत चर्चा भी की थी। हर जिले का रिव्यू भी लिया था और उन्हें पूरा करने की योजना भी बनाई गई है। आपने जैसे बगनकोट गांव की चर्चा की है, उसी प्रकार मुझे बताया गया है कि कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं और हर घर तक नल से पानी नहीं पहुंचा है। पिछले 14 महीनों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के सम्मानजनक जीवन जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं को उन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज़ादी के दशकों बाद भी बिजली का इतना पोटेंशियल होते हुए भी जम्मू कश्मीर में देश के अन्य भागों जैसी बिजली उपलब्ध नहीं है। क्यों आज भी बगनकोट जैसे गांव बिजली के उजाले से महरूम हैं? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता को इसका जवाब पता है। अजय जी, आपका पत्र मिलने के बाद मेरे कार्यालय ने रियासी डीसी को निर्देश दिया है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी होगी। मुझे बताया गया है कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रियासी में जो काम चल रहा है, और अभी 15 दिन पहले पौनी ब्लॉक में ग्रिड स्टेशन लगाया गया है। बगनकोट के अलावा 26 अन्य गांवों का भी सर्वे करके प्रपोजल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इन गांवों का इंतजार खत्म होगा। पुलवामा से मोहम्मद यूनुस डार ने रूरल इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं। यूनुस साहब लिखते हैं कि प्रशासन को ऐसे एरिया चिन्हित करने की जरूरत है जहां अधिक उत्पादन की क्षमता है।
ताकि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाया जा सके। उन्होंने आगे लिखा है कि इन चिन्हित स्थानों पर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन कम मार्केटिंग सेंटर स्थापित होने चाहिए और मिडलमैन की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंटल उद्यमी हैं और इस चलन को समाप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि युवाओं में उद्यमी बनने का वातावरण तैयार किया जाए ताकि ज्यादातर लोग बाई चॉइस उद्यमी बन सकें, न कि बाई चांस। भविष्य में ऐसा होता रहे। यूनुस साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल 2 अक्टूबर को जब हमने बैक टू विलेज शुरू किया था तो बहुत सोच समझ करके हर पंचायत से 2 युवा बच्चियों को उद्यमी बनाने में मदद दी गई थी। यह रूरल जम्मू कश्मीर में इंटरप्रेन्योरशिप का नया इकोसिस्टम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 9-10 महीने में 20,000 युवा बच्चे और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाकर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की गई है। मैं ऐसा मानता हूं, स्वतंत्र कार्य का बोध व्यक्तित्व में भी गरिमा पैदा करता है और इसलिए इस साल 50,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। अगर ये संख्या 1 लाख भी होगी तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा मिशन यूथ के जरिए मुमकिन, हौसला, तेजस्विनी, साथ, राइज टुगेदर, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा सके। आपने प्रोडक्शन कम मार्केटिंग सेंटर का जो सुझाव दिया है उस पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना निश्चित रूप से इस दिशा में प्रभावी होगी। नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केट से उद्यमियों एवं शिल्पकारों को जोड़ने के लिए श्रीनगर तथा जम्मू में मॉडर्न हाट का शुभारंभ किया गया है ताकि लाभकारी एवं कल्याणकारी व्यावसायिक व्यवस्था के समग्र साधनों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जा सके। मेरे मन में हमेशा से समाज में महिलाओं की अवस्था में आमूलचूल सुधार नीतिगत निर्णयों में सहायक रहा है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि बिना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसके बिना न तो हम तरक्की की आशा कर सकते हैं और न ही आधुनिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रशासन नीतिगत तरीके से काम कर रहा है। अभी 4 लाख से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर विभिन्न स्वरोजगार के कार्यों में लगी हैं। इस साल हमने 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का निर्णय किया है। इसके जरिए 1.5 से 2 लाख महिलाओं को फिर से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आवाम की आवाज कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि यदि हमें संपूर्ण विकास करना है तो नारी शक्ति को अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना होगा। हमारी माताएं बहनें पूरी कुशलता के साथ अपना दायित्व निभाएं। इसके लिए प्रशासन के साथ साथ आप सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। एक दूसरी बात जो मेरे मन में अक्सर आती है वो ये है कि हमें आकाश के साथ जमीन पर भी ध्यान देना है। हम पेड़ का ख्याल जरूर करें लेकिन जड़ों को न भूलें। इसलिए व्यवस्था में रचनात्मक परिवर्तन एवं समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें और तरक्की की अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करें। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ताना प्राणीना आर्तनाशनम। अर्थात न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मैं तो केवल दुखी प्राणियों के दुख दूर करना चाहता हूँ। हमारे देश में अध्यात्म, दर्शन और मानवीय मूल्यों ने हर एक व्यक्ति के विकास को मूल मंत्र माना था। इस महीने 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती थी। मैं उनका एक स्टेटमेंट आप सभी लोगों से साझा करना चाहूँगा। लोगों के कार्य की कसौटी ये होनी चाहिए कि उससे दूर दराज के गांव में रहने वाले सबसे गरीब आदमी को कितना फायदा पहुंच सकता है। विकास या तरक्की की मेरी परिभाषा है समृद्धि के साथ जीवन जीने के नए उपाय खोजना, और जिस दिन यह भाव सहज रूप से प्रत्येक व्यक्ति में आ जाता है उस दिन समाज की व्यवस्था बदल जाती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन
इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि बड़े तथा छोटे कारोबार सभी को प्रोत्साहन दें और जैसे आज अन्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गए हैं, उसी प्रकार हम भी उनके मुकाबले में अपनी जगह बनाएं। हमने ऐसे वर्कफोर्स की परिकल्पना की है जो देश हित को सामने रखकर जम्मू कश्मीर को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे अनंतनाग के 2 भाइयों रिफाज और इशफाक अहमद वानी के बारे में जानकारी मिली थी। इंजीनियरिंग की डिग्री धारक 26 वर्षीय इन दोनों भाइयों ने बहुत कम समय में 36 नए इनोवेशन किए, जिसमें से 15 इनोवेशन को अवार्ड भी मिला था। उन्होंने अपने पैसों से वॉशिंग कम ड्राइंग मशीन, वाटर टैप चार्जर जैसे आविष्कार किए और उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी मिल चुके हैं। मेरे ऑफिस ने डीसी अनंतनाग को निर्देश दिया है कि उन्हें जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रिफाज और इशफाक युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए वह सिर्फ व्यक्तित्व नहीं बल्कि विचार बनने की क्षमता रखते हैं। गांदरबल से समीर फैयाज ने मुझे लिखा है कि जम्मू कश्मीर में इनोवेशन तथा इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने की जरूरत है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। नए इनोवेशन का उपयोग जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हो और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारे देश की रैंकिंग और बेहतर हो सके। समीर जी ने आगे लिखा है कि इसकी शुरुआत जम्मू तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी से की जा सकती है। समीर साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल 27 नवंबर को जम्मू यूनिवर्सिटी में स्पेशल पर्पज व्हीकल फाउंडेशन का मैंने उद्घाटन किया था, जो युवा उद्यमियों को मदद करने के साथ साथ इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी इस विषय में काम हो रहा है। अंतर विषयक रिसर्च के अलावा हमें इंक्यूबेशन और इनोवेशन पर भी फोकस करने की जरूरत है ताकि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपके सुझावों के अनुरूप जल्द ही ये सुविधा कश्मीर यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और IIT जम्मू में भी ये सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति के संस्तुति के अनुसार हमने कॉलेज तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी 500 अटल टिंकरिंग लैब हम स्कूलों में जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, नई व्यवस्था जब जन्म लेने को तैयार होती है तो पुरानी व्यवस्था का जाना तय है। ये जीवन का शाश्वत नियम है। रोज रोज हमारे विकास के आयाम बदल रहे हैं और उसका एक ही मकसद है कि जो भी असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करके न्यायपूर्ण व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अनंतनाग से फौजिया हुसैन ने एक महत्वपूर्ण सुझाव सेरिकल्चर एजुकेशन के बारे में भेजा है। उनका कहना है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे महिला कॉलेजों तथा जम्मू एवं कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेरिकल्चर की ग्रेजुएट स्तर तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीमित सीटों के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। फौजिया ने लिखा है, इस वजह से बहुत सी बच्चियों को यूटी से बाहर जाकर कॉलेज तथा विश्वविद्यालय तलाशने पड़ते हैं। फौजिया ने जम्मू कश्मीर में ही सेरिकल्चर मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने के बारे में सुझाव दिया है। उनका दूसरा सुझाव है कि पर्यावरण विज्ञान की तरह सेरिकल्चर एजुकेशन को भी हायर सेकेंडरी के सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चियां अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इसकी पढ़ाई करना चाहती हैं उनकी शुरू से ही अच्छी तैयारी हो सके। फौजिया जी, आपके इन सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश देता हूं। आवाम की आवाज कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं, खासकर सिल्क उत्पादन का काम करने वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स इस काम से जुड़े। जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन में सिल्क फैक्ट्री शुरू हो जाने से तकरीबन 50,000 परिवारों को फायदा मिल रहा है। इसके विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े तकरीबन 3.5 लाख लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अगस्त में राजबाग सिल्क फैक्ट्री का उद्घाटन करते वक्त मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज को पुनः रिवाइव करके सिल्क सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सेरिकल्चर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी भविष्य में
इससे अनगिनत अवसर उपलब्ध होंगे। रियासी से चौधरी अशरफ हुसैन ने लिखा है कि गोजरी भाषा के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। उनका दूसरा सुझाव है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी, टूरिज्म जैसे विषयों को हायर सेकेंडरी से ही इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अशरफ साहब, आपके दोनों सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए वचनबद्ध है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू हो रही है। इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। जहां तक अन्य सब्जेक्ट्स को हायर सेकेंडरी से इंट्रोड्यूस करने की बात है, तो मैं आपके सुझावों पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अध्ययन करने एवं उचित कार्रवाई का निर्देश जरूर दूंगा। किश्तवाड़ से हाकिम सिंह जी ने एक सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल सेल का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स को प्रशासन की विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, पेंशन इत्यादि के साथ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की भी जानकारी विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचानी चाहिए। उनका कहना है ये स्पेशल सेल प्रशासन के साथ भी 24/7 कनेक्ट रहे और समय समय पर शहरों तथा गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा सके। हाकिम सिंह जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों को तथा जिलाधिकारियों को समय समय पर ये बात मैंने कही है कि यूटी तथा केंद्र सरकार की 55 समाज कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। गुड गवर्नेंस के मूल मंत्र जनभागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी, न्याय संगत और समावेशी व्यवस्था के लिए हमने हर बुधवार को ब्लॉक दिवस शुरू किया था, जिसे कोरोना की वजह से कुछ महीने स्थगित करना पड़ा, लेकिन अब यह पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के सभी कार्यक्रमों की जानकारी के साथ उसके लाभों को भी जनता के दरवाजे तक पहुंचाना है। मैं मानता हूं हर किसी की सामान्य न्यूनतम जरूरत, आवश्यक सूचनाओं को जनता को सुलभ कराना और समाज के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए व्यापक सहमति, ये तीनों भी सुशासन के लिए जरूरी है। और प्रशासन हर वह प्रयास कर रहा है जिससे नई उभरती सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के युग में विकास की प्रक्रिया में हाशिए पर स्थित समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसलिए प्रशासन ने हर पंचायत में यूथ क्लब बनाने का निर्णय किया है, जो आवाम और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेंगे। यूथ क्लब के मेंबर्स न सिर्फ योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे, बल्कि ये सुनिश्चित करेंगे कि सर्विस डिलीवरी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। आपका सुझाव उत्तम है और मैं सभी वाइस चांसलर तथा सामान्य प्रशासनिक विभाग को निर्देश देता हूं कि हाकिम सिंह जी ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जा सकते हैं, जो ब्लॉक दिवस और अन्य मौकों पर शहरों तथा गांवों में अध्ययन के साथ इस कार्य को बखूबी निभा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कृत संपदयते चरण संस्कृत का यह श्लोक मानवता के विकास की एक नई परिभाषा का संदेश देता है। जो चल पड़ता है वह कृतयुग बन जाता है। विकास की यात्रा ही मंजिल है और अभी वर्तमान में जो कदम हम उठा रहे हैं वही जम्मू कश्मीर के स्वर्ण युग की दिशा में 1.25 करोड़ नागरिकों को लेकर आगे बढ़ेगा। अगर सामूहिक प्रतिबद्धता हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से तय किया जा सकता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा पर थे। दोनों थक गए थे और चाहते थे सूर्यास्त से पहले नजदीक के शहर में पहुंचकर विश्राम करें। तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई पड़ा और आनंद ने खुशी से पूछा, महोदय, शहर कितना दूर है? किसान ने उनकी तरफ देखा, समझ गया कि दोनों बहुत थके हैं। उसने कहा, चिंता मत करिए, बस 2 मील दूर है। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें देखकर किसान भी मुस्कुराया। आनंद की समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। खैर, वह फिर चलने लगे। 2 मील से ज्यादा जब चल चुके तो आनंद ने बुद्ध से कहा, लगता है किसान ने झूठ बोला था, अब फिर किसी से पूछना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ी औरत लकड़ी बीनती नजर आई। आनंद ने फिर पूछा, माताजी, शहर कितनी दूर है? बूढ़ी औरत भी उन्हें देखकर समझ गई और उसने भी यही कहा, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, बस 2 मील ही दूर है। यह सुनकर बुद्ध फिर मुस्कुराए और उन्हें देखकर बूढ़ी औरत भी मुस्कुराई। आनंद फिर हैरान,
लेकिन वो चुपचाप चलने लगे। 1 घंटे बाद जब शहर नजर नहीं आया तब आनंद ने बैग वहीं पटक दिया और बोला, झूठ की भी हद होती है। हम 10 मील चल चुके होंगे लेकिन शहर अभी तक नहीं आया। अब मैं 1 इंच नहीं चलूंगा जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि आप किसान और बूढ़ी औरत के 2 मील कहने पर मुस्कुराए क्यों थे, और आपको मुस्कुराता देखकर वे लोग क्यों मुस्कुराए। बुद्ध हंसने लगे और बोले, ऐसा है आनंद, किसान, बूढ़ी औरत और मेरा तीनों का एक ही काम है, कठिन यात्रा को सुगम बनाना। दूरी कितनी भी हो थोड़ी है ये बताना, संघर्ष कितना भी हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों, सब बीत जाएगा। 2-2 मिलकर के 200 मील की यात्रा भी की जा सकती है। रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन इंसान के धैर्य और सामर्थ्य के साथ उसे आसान बनाया जा सकता है। मैं आप सभी से एक कहना चाहता हूँ कि हम सभी का सामूहिक कर्तव्य इस यात्रा में एक ऐसे उज्जवल जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक सौहार्दपूर्ण एवं विकासशील वातावरण में गरिमापूर्ण तथा समृद्ध जीवन जी सके। बारामूला के उबैद कुरैशी ने 3 P's पीपुल, पुलिस एंड पॉलिसी मेकर के एकीकृत कल्चर को यूटी के स्कूलों में बढ़ावा देने के विषय में सुझाव भेजा है। उबैद साहब ने लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से सभी स्कूलों में प्रशासन, पुलिस तथा आर्मी के अधिकारियों की स्टूडेंट्स के साथ बातचीत होनी चाहिए, संवाद स्थापित होना चाहिए। इससे बच्चों को सिस्टम के वर्किंग के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इस तरह के संवाद से बच्चों में आगे चलकर फोर्स ज्वाइन करने की प्रेरणा मिलेगी, प्रशासनिक कार्यों को समझने का अवसर मिलेगा तथा नए आइडियाज से उनमें लीडरशिप की भावना पैदा होगी। उबैद साहब, आपका सुझाव बहुत ही उत्तम है और मैं सभी स्टेक होल्डर्स को इस पर चर्चा करके कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज 2 बड़ी जिम्मेदारियां हमारे सामने हैं। पहला, विकास की रफ्तार को तेज गति से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना और जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में सभी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। कोई भी ऐसी घटना या काम जिससे हमारी एकता, सांस्कृतिक धरोहर तथा आवाम के ताने बाने को चोट पहुंचाती है, उसका विरोध भी जाति, वर्ग, मजहब से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। मनुष्य की चेतना को नए आयाम देने के लिए ये जरूरी है कि स्कूल के दिनों से ही बच्चों को इस तरह की सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए जो उन्हें राष्ट्र के रीढ़ बनने में मदद करे। बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी के चीफ प्लेसमेंट ऑफिसर समीर रैना जी ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के छात्रों में राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए जोनल लेवल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। समीर जी ने जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित डिस्प्ले और टैलेंट का उदाहरण देते हुए लिखा है कि इस कंपटीशन के विजेता को नॉर्थ जोन में हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है और यह उनके अंदर नया आत्मविश्वास पैदा करेगा। समीर जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यूनिवर्सिटी में भी ये कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है, बाकी विश्वविद्यालयों में भी ये कार्यक्रम शुरू हो, इसकी चिंता की जाएगी। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन को सभी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी से बात करके इस पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। एक और बात मैं आपसे तथा सभी युवा श्रोताओं से भी कहना चाहता हूँ कि मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 नई स्कीम अवसर तथा परवाज प्रारंभ की है। अवसर कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवाओं को नेशनल जॉब मार्केट से लिंक करने की मुहिम चलाई गई है। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जरिए यहाँ के युवाओं को सीधे बड़े कारपोरेट घरानों से जोड़ा जा सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ेगी। इसके अलावा परवाज कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए जाने माने प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सेंटर जम्मू तथा श्रीनगर में शुरू करने की योजना बनाई गई है। यूपीएससी, जेकेपीएससी और अन्य प्रोफेशनल परीक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे छात्रों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ेगा और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए टीचर्स उनके भविष्य को संवारने में मदद करेंगे। जम्मू से डॉक्टर विशाल शर्मा ने यूटी में सोलर पावर तथा वैकल्पिक ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए कुछ सुझाव भेजे हैं। डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि प्रशासन को जम्मू तथा कश्मीर वैली में वैकल्पिक ऊर्जा पार्क बनाना चाहिए ताकि आम लोगों को इसके लाभों से परिचित कराया जा सके।
उन्होंने आगे लिखा है कि इस तरह की पहल से किसानों, आम नागरिकों तथा बिजनेस कम्युनिटी के बीच भी अवेयरनेस पैदा किया जा सकेगा। वैकल्पिक ऊर्जा पर ही जम्मू के गगनदीप कर्मा ने एक सुझाव भेजा है। गगनदीप जी का कहना है, जो भी लोकल उद्यमी वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें प्रशासन की तरफ से इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। उनका दूसरा सुझाव है, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में देश के बड़े बड़े उद्योगों को जम्मू कश्मीर आमंत्रित करना चाहिए। डॉक्टर विशाल तथा गगनदीप जी के सुझावों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने जम्मू में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए सोलर तथा विंड पावर पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की बात करी थी। मैंने अधिकारियों से इस पर विस्तृत चर्चा की है और उसके बाद से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के एक व्यापक रणनीति बने, इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले महीने ही सभी उच्च अधिकारियों की एक और बैठक हुई थी और जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट को हमने वैकल्पिक ऊर्जा के सुचारू दोहन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी सुझाव दिया है। मैं इंसेंटिव तथा वैकल्पिक ऊर्जा पार्क के सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को अध्ययन कर उचित कार्रवाई का निर्देश अवश्य दूंगा। अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फैसला किया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर सोलर पावर का उत्पादन अधिक हो, ये काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। जम्मू से गिरीश चंद्र रैना जी ने रणबीर कैनाल की सफाई और सौंदर्यीकरण के बारे में मुझे पत्र लिखा है। उनका कहना है कि डीसिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी करके उसके आसपास पार्क तथा पैदल चलने वालों के रास्ते बनने चाहिए। उनका दूसरा सुझाव है कि रणबीर कैनाल के ऊपर अखनूर तक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को कैनाल में कूड़ा डालने से रोका जा सके। गिरीश जी ने रणबीर कैनाल के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए कुछ बार्डिंग पॉइंट बनाने का सुझाव दिया है। गिरीश जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल 15 मार्च को मैं स्वयं रणबीर कैनाल के काम की प्रगति देखने गया था। मैंने इस दिशा में अधिकारियों तथा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक्सपर्ट्स को जरूरी निर्देश भी दिए थे। हम जम्मू अखनूर रोड को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं और आपने जो सुझाव दिए हैं उसे हकीकत का जामा कैसे पहनाया जाए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। मैंने जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अहमदाबाद के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा की है और आपको पता है कि तवी रिवर फ्रंट का काम शुरू हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। नर्मदा के अलावा अन्य राज्यों में इन नदियों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, मैंने देखा है। मैं संबंधित विभागों को ऐसे स्थानों पर सोलर पावर प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का अध्ययन करके आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश जरूर दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके सुझाव प्रशासन की नीतियों में आपकी सक्रिय भागीदारी है। सुशासन में आपकी सक्रियता से ही संस्थानों को सक्षम बनाया जा सकता है और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। मैं मानता हूँ मनुष्य व्यवस्था को अर्थ देता है और भविष्य को अगर कोई गढ़ सकता है तो वह भी मनुष्य ही है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन जो भी फैसले लेता है, इसके केंद्र बिंदु में 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर की आवाम होती है। हर एक निर्णय में सिर्फ आपकी भलाई को प्राथमिकता दी जा रही है। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे गौरवशाली राष्ट्र की आस्थाओं पर दृढ़ संकल्पित रहकर सद्भावना, सहिष्णुता तथा देशभक्ति के आदर्शों को नई पीढ़ी में उतारना ही हम सबका पुनीत कर्तव्य है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, और हर व्यक्ति में दिया बनाने की क्षमता है। हर व्यक्ति में समाज को प्रकाश देने की ऊर्जा है। जीवन चिंतन की धारा को बदलकर हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।